हेलो स्टूडेंट, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर के बारे में। बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक की जो भाई बैंकिंग व्यवस्था क्या है, और इसके साथ साथ हमारी जो कमर्शियल बैंकिंग है, वाणिज्य बैंक, साथ में हमारा सेंट्रल बैंक किस तरीके से कार्य करता है, इस चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 91% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक। तो देखो, आपने अपने आसपास बहुत सारे बैंक देखे होंगे, और वो ज़्यादातर बैंक है ना, सारे कॉमर्शियल बैंक है। कैसे कॉमर्शियल बैंक है? वो आप लोगों से क्या करते हैं कि पैसे लेते हैं और आपको पैसे देते भी हैं लोन के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे से आपके पैसे ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉमर्शियल बैंक की एक कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, विशेषता मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा या इनके अर्थों को किस प्रकार से हमारी बुक्स के अंदर दिया गया है। कि वाणिज्य बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग व निवेश के लिए उधार देती है। समझ में आया कि आप अपने रुपए को उनके पास जमा कर सकते हैं, साथ के साथ वो अपने उपभोग के लिए, यानी कि आपको ज़रूरत है तो आप उनसे अपने रुपए निकाल सकते हैं। साथ के साथ आपको लोन के रूप में या लोन के रूप में ही, क्रेडिट के रूप में आपको पैसे वापस देती है। इसके अतिरिक्त आजकल बैंक कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण, क्रेडिट का निर्माण करते हैं, रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, एजेंसी कार्य व सामान्य सेवा, यानी कि एक तो क्रेडिट सिस्टम बनाते हैं। वो आपको देखा होगा कि किस तरीके से क्रेडिट है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, या और भी बहुत सारे लोन्स वगैरह के प्रारूप आजकल हमारे बैंकिंग व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। उनको हम क्रेडिट निर्माण भी कहते हैं। दूसरा, आप अगर कहीं किसी के पास पैसे भेजना चाहते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से पैसा भेज सकते हैं। और एजेंसी कार्य हो गया, भाई किस तरीके से एजेंसी कार्य करते हैं, एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी, तीसरे एजेंसी, मतलब किसी तरीके से, मतलब कि आपको आरटीजीएस या मतलब कुछ भी कार्य करना पड़ रहा है, वो सारे हमारे एजेंसी कार्य होते हैं। और सामान्य सेवाएं हो गई, और भी बहुत से बैंकिंग आपको सेवाएं देती हैं, बहुत सारी गोल्ड लोन वगैरह, पता नहीं क्या बहुत सारी सेवाएँ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक के थ्रू है। ठीक है, इसकी फिर अब डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है हमारी भारतीय बैंकिंग एक्ट, कंपनी एक्ट के अनुसार, यानी कि जो हमारी भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट है उसके अनुसार ये कह रहा है कि बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती है। ठीक है, जो बैंकिंग का कार्य करती है, जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, वो सारा बैंकिंग का कार्य है। बैंकिंग से अभिप्राय उधार देना हो गया, जो क्रेडिट सिस्टम हो गया। निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता के मुद्रा को स्वीकार करना है, कि हम निवेश में निवेश करना चाहते हैं, उसके उद्देश्य से हम जनता क्या करती है, बैंक में मुद्रा जमा करवाती है। इसके साथ साथ इसका उपभोग मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से भुगतान करना है। कि अगर अब जनता वापस रुपए मांगेगी, अपना निकालेगी, तो भाई चेक के द्वारा निकालेगी। चेक आपको पता ही होगा, हर लोगों को पता है, चेक एक प्रारूप होता है कागज़ के थ्रू, जिसके द्वारा हम अपने अमाउंट को भरकर बैंक से कैश कराते हैं। दूसरा ड्राफ्ट हो गया, डीडी ड्राफ्ट, जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, डीडी जमा स्वीकार करना जो भी होता है। दूसरा आदेश या अन्य किसी प्रकार के भुगतान है। जो भी चीज़ है वो सारी हमारी इसी अकॉर्डिंग है। तो ये हमारी बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के थ्रू है इसकी ये डेफिनेशन। इसके बाद है हमारी वाणिज्य बैंकों के कार्य। अब देखो, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य, गौण कार्य, सामाजिक कार्य। अब देखो, मुख्य कार्य के अंदर तो आपको देखो 2 कार्य महत्वपूर्ण है, जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, तो जमाएं स्वीकार करने के अनुसार एक बैंक जनता के धन को जमा करती है। लोग अपनी सुविधा व शक्ति के अनुसार खातों में रुपए जमा करवाते हैं, जैसे आप लोग भी कराते होंगे, सब लोग जमा कराते हैं। वो सारे हमारा क्या है, हमारी जमाएं स्वीकार करना है। ये निश्चित काल के लिए हो सकती है या सावधि जमा होती है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें निश्चित रूप से एक निश्चित समय के लिए ब्याज की दर मिलेगी। ठीक है, ओके। और बाद में जब ये लंबी पूरी हो जाती है तो हमें एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट से हमें ब्याज मिलता है। दूसरा है चालू जमा खाता।
इस खाते के अनुसार जितनी बार चाहे रुपये जमा कर सकता है, आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है। लेकिन जो हमारी ये फिक्स डिपॉजिट है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है, एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उससे पहले अगर आप जमा रुपए निकालते हैं तो आपको है ना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है सर, सॉरी स्टूडेंट। और चालू जमा खाते के अंदर आप जब चाहें जितना रुपए निकाल सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, चेक बुक द्वारा या किसी तरीके से भी आप इसमें रुपए जमा करा सकते हैं। अब बात आती है बचत जमा खाता यानी कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। इस खाते में निश्चित मात्रा में रुपए निकलवाया जा सकता है। निश्चित मात्रा से अधिक रुपए निकलवाने के लिए बैंक को पहले सूचित करना पड़ता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है जो निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। कहने का अर्थ है कि ये एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें छोटी छोटी बचतों को हम जमा करते हैं और उसको एक फिक्स अकॉर्डिंग के तहत हम रुपए निकाल सकते हैं। और अगर हमें कुछ उस फिक्स मात्रा क्वांटिटी से अगर ज़्यादा रुपए निकलवाने तो पहले बैंक को बताना पड़ेगा और तभी वो हम उससे रुपए निकलवा पाएंगे। और साथ साथ बैंक क्या करता है, हमें इस पे ब्याज भी देता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट जमा खाते यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अकॉर्डिंग कम ब्याज मिलता है यहाँ पे। होम से बचत खाता, देखो इस तरीके से गुल्लक होती है ये, उसके अंदर हम रुपए जमा करते हैं, फिर बैंक क्या करता है उसको अपने एजेंट भेज के उसमें से जमा राशि निकाल लेता है और इस पे भी है ना बचत खाते से कम ब्याज दिया जाता है। ठीक है, गुल्लक के टाइप का होगा, आपने स्मॉल सेव के नाम से जानते होंगे इसको। ठीक है, इसके बाद है हमारा आवर्ती जमा खाता यानी कि रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में जमा खाते के निश्चित समय जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36, 60 महीने की प्रतिमासिक निश्चित रकम जमा करते हैं। कुछ रकम विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारण निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती है। यानी कि कोई स्पेशल अगर आपके पर्पज़ है आपके साथ तो आप इसको निकाल सकते हैं, वरना एक टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स होता है, उससे पहले आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम भी खाते में जमा हो जाती है। इस खाते की सावधि खाते की तरह अन्य खातों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। यानी कि इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो एफडी के अंदर हमें ब्याज मिलता है ना ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्याज मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चेक जमाए और जो हमारी चेक जमाए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि चेक जमाए और गैर चेक जमाए। व्यापारिक बैंकों में सभी जमाएँ चेक जमाएँ होती हैं, बिल्कुल जो भी हम जमा करते हैं वो सारी हमारी चेक जमाएँ होती हैं। ठीक है, और गैर जमाए वाली वे जमाएँ जिनके बदले में किसी भी समय चेक नहीं लिखा जा सकता। कहने का अर्थ है अगर आप कमर्शियल बैंक में अगर आप रुपए जमा करा रहे हैं और उसको है ना चेक भर के कभी भी आप निकलवा सकते हो तो चेक जमाएँ हैं, लेकिन आप उसको कभी भी चेक नहीं निकाल सकते हो, गैर चेक जमाएँ हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा सेकंड पर्पज़ था वाणिज्य बैंक का कार्य था, यह है कि लोन देना। ठीक है, लोन तो बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को उधार देना। बैंक के पास जो रुपया के रूप में जमा है आता है उसे एक निर्धारित राशि नगद कोष में रख ली जाती है, बाकी बैंक द्वारा उधार दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये जमा करवाए तो बैंक उसका शायद 10% या 20% तो अपने पास जमा कर देता है, बाकी 80% रुपये लोगों को उधार दे देता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है। तो अब आइए देखते हैं। ये बैंक प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं, उचित जमानत की मांग करते हैं। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य से कम होती है। बैंक निम्न प्रकार के ऋण देते हैं। कहने का अर्थ ये यहाँ पे ये है कि जब बैंक रुपए उधार देता है तो सिक्योरिटी के रूप में कुछ चीज़ें रख लेता है और जो लोन की रकम है ना वो सिक्योरिटी की रकम से कम होगी। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के लोन होंगे। जैसे देखते हैं कैश क्रेडिट। इसके अंदर ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि एक फिक्स जमानत के आधार पर एक फिक्स राशि है उसको निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपये निकलवाता रहता है और जमा भी करता रहता है। यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स उसकी लिमिट खोली गई है उसके अकॉर्डिंग तो वो रुपए निकालता रहता है, साथ साथ ही उसमें जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर ब्याज लेता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण द्वारा निकाली जाने वाली ऋण की रकम का बैंक द्वारा निर्धारित ऋण के स्टॉक विवरण व उत्पादन क्रिया की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यानी कि जितनी उसने
मनी निकलवाई है या पैसे निकलवाए, उसी के आधार पर उसके ऊपर ब्याज वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्रैश क्रेडिट। अब देखते हैं ओवरड्राफ्ट। देखो आपने ना अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने ये वर्ड सुन रखा है, लेकिन आप अगर आर्ट के स्टूडेंट हो तो आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, या फिर भी आपने सुना होगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बैंक में चालू खाता जमा रखने वाले बैंक एक समझौते के अपने पास जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं। कि अगर आपने कोई बैंक में चालू जमा खाता या कुछ भी अकाउंट खोला हुआ है, तो आप बैंक से बोलते हैं कि यार देखो, मतलब कि आप है ना, हमारी अगर ओवर ड्राफ्टिंग आई, यानी कि हमारे अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और किसी ने हमारे अकाउंट में चेक लगा दिया 25,000 का, तो हम क्या कहते हैं, बैंक से एक समझौता कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में अगर कोई हमारे 25,000 का चेक लगाए तो 10,000 रुपये तो हमारे पड़े हैं और 15,000 रुपये आप हमें ओवरड्राफ्ट दे दीजिए, ताकि कोई हमारे अकाउंट में अगर 25,000 का चेक लगाए तो हम 25,000 रुपये का हमारा चेक क्लियर हो जाए। और ये 15,000 की जो रकम है यही हमारी क्या कहलाएगी, ओवरड्राफ्ट कहलाएगी। इस सुविधा अल्पकाल के लिए होती है, विश्वसनीय ग्राहकों को मिलती है, यानी कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और जो अच्छे ग्राहक होते हैं उन्हीं को ही मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में। अब देखेंगे डिमांड लोन। ये एक ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें वापस की कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती। कहने का मतलब है एक फिक्स रकम होती है, फिक्स क्या होती है, फिक्स रकम होती है, उसको उसके रूप में ये दे दिए जाते हैं। इनकी कोई है ना निश्चित अवधि नहीं होती कि किस टाइम पे ये निकाले जाएंगे, किस टाइम पे नहीं निकाले जाएंगे। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ये ब्याज लगना आरंभ हो जाता है। यानी कि अगर आपको ऋण की स्वीकृति मिल गई है, ठीक है, तो तभी से आप पे ब्याज लगना आरंभ हो जाएगा, चाहे आप अपने अकाउंट से उस रुपये को काटो, चाहे निकालो चाहे ना निकालो। ये ऋण व्यक्तिगत जमानत पर, वित्तीय परिसंपत्ति या टिकाऊ वस्तु की जमानत पर दिए जाते हैं। यानी कि या तो व्यक्तिगत जमानत होगी या आपकी एसेट्स होगी कुछ, या टिकाऊ वस्तु होगी, उनके ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन ऋण सामान्य व्यक्तिगत ऋण के लिए होते हैं, कार्यकारिणी पूंजी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार की सारी राशि पर ब्याज लगना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन ये ऋण की खाते में लिखा जाता है। प्राय इस प्रकार के ऋण जमानत पर दिए जाते हैं, ये सुरक्षित ऋण होते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हो बात को, कि या तो ये व्यक्तिगत ऋण हो गए या फिर कार्यकारिणी पूंजी ऋण सम्मिलित हो गई, और ये उसी दिन से आपके इस पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आपके खाते में ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चाहे और ये जमानत ऋण होते हैं, सुरक्षित ऋण होते हैं। ठीक है, इनके बदले में कुछ जमानत चीज़ें रख ली जाती है। अब बात करते हैं क्रेडिट के बारे में। सॉरी, ये थोड़ा है ना ऐसे ही हो जाता है, तो अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। अरे यार, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। देखेंगे, आजकल बैंकों का एक मुख्य कार्य साख का निर्माण करता होता है। वे अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया लोगों को उधार देकर साख का निर्माण कर देते हैं। जैसे देखेंगे, मान लीजिए एक वित्तीय संस्था को बैंकिंग संस्था नहीं कहा जाता यदि उसके द्वारा दो कार्य नहीं किया जाता। यानी कि प्रत्येक वित्तीय संस्था है जो उसको हम है ना बैंकिंग व्यवस्था नहीं कहा जा सकते, क्योंकि इसके लिए दो प्राइमरी वर्क होनी चाहिए। सबसे पहले चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाओं को स्वीकार करना, दूसरा उधार देना। अगर ये चीज़ें अगर नहीं है तो हम उनको बैंकिंग नहीं कह सकते। LIC एक वित्तीय संस्था है, किंतु इसे बैंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उधार तो देती है किंतु चेक द्वारा लोगों को निकाले जाने वाली जमाओं को स्वीकार नहीं करती। डाकखाने भी बैंक नहीं है, यद्यपि लोगों को जमा स्वीकार करते हैं लेकिन ऋण नहीं देते हैं। ठीक है, इन्हें बैंकिंग वित्तीय संस्था कहा जाता है। लेकिन डाकखानों के लिए अभी है ना उनको एक इंटरनेट से जोड़ा गया है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट आप अच्छे से पता करना कि क्या बैंकिंग और डाकखाने के अंदर क्या सुधार हुए हैं, उनको किस तरीके से लिंक किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। देखो, लोन दे दिया, जमाएं स्वीकार कर ली, अब सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं बैंक के जो किस तरीके से कार्य करते हैं। बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य भी करते हैं, जैसे एजेंट के रूप में कार्य करना,
सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। एजेंट के रूप में कार्य किस तरीके से करते हैं? विभिन्न मुद्रों का एकत्रीकरण व भुगतान, यानी कि बैंक अपने अंदर क्या चेक, किराया, ब्याज इत्यादि को एकत्रित करता है, टैक्स, बीमा की किस्तें इत्यादि की पे करता है। तो ये सारी चीज़ें बैंक करता है एजेंट के रूप में। प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री, यानी कि जो सेल्स ऑफ सिक्योरिटी है, जैसे मान लीजिए स्टॉक है, शेयर है, बॉन्ड है, ये सारी चीज़ों को हम खरीदने बेचने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है ट्रस्टी व प्रबंधक। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर संपत्ति के ट्रस्टी व प्रबंधक का कार्य भी करते हैं, यानी कि अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, बैंक को ही अपना ट्रस्टी और प्रबंधक बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। इसके बाद है रुपया भेजना, यानी कि रिमिटिंग ऑफ मनी। रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी बैंक कार्य करता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, यानी कि यहाँ HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया या ICICI बैंक हो गया, ये है कि इन बैंकों के अंदर हम क्या विदेशी मुद्रा को खरीद भी सकते हैं, अपनी विदेशी मुद्रा को बेच भी सकते हैं। अधिकतर कार्य विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। दूसरा होगा हमारा संदर्भ पत्र, यानी कि लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं और देश विदेश के व्यापारी सूचना को अपने ग्राहकों को देते हैं। कहने का अर्थ है कि आप कभी भी लोन लेने जाते हैं या मतलब कि कहीं बाहर से लोन लेते हैं तो क्या होता है, काफ़ी बार आप अपने बैंक की डिटेल दे देते हैं, तो बैंक की पूरी डिटेल मांगते हैं और बैंक आपके अकॉर्डिंग आपकी पूरी खाते की डिटेल लेता है कि किस तरीके का ग्राहक है, टाइम पे पैसे जमा कराता है, नहीं कराता, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग होती हैं। दूसरा और लास्ट है हमारा नए शेयरों की अविकृत अंशों की खरीदने का आश्वासन, यानी कि अंडर राइटिंग, यानी कि बिना बिके हुए जो शेयर खरीदने का बैंक आश्वासन देते हैं। बैंक निजी आधार पर चुने गए निवेशकों की प्रतिभूतियों की बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं, यानी कि जो शेयर अभी बिके नहीं हैं और उनके जो पर्सनल यानी कि बैंक के निजी आधार पर चुने गए जो निवेशक इन्वेस्टर हैं उनको यह कहते हैं कि वो व्यवस्था करेंगे कि आपके शेयर बिके। ठीक है। इसके बाद हमारी हो गई कुछ सेवाएं होती है जो सामान्य सेवाएं हो, जैसे लॉकर की सुविधा हो गई है, आपने देखा होगा बैंकों में लिखा होता है लॉकर की सुविधा, वो कुछ निश्चित अमाउंट लेके आपको एक लॉकर देते हैं जिसमें आप सोना चांदी जेवर कागज कुगज यानी कि ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हो, उसका रेंट बहुत कम होता है। ठीक है। इसके बाद है यात्री चेक साख प्रमाण पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा पर जाते समय नगद राशि न ले जाकर सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि चेक या साख प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान करता है जिससे निश्चित होकर यात्रा कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ और बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं और आप अपने साथ पैसे वगैरह नहीं ले जा सकते तो आप बैंक से साइन करवा के कुछ चीज़ें लेके जा सकते हैं, यात्री से चेक करवा के ले जा सकते हैं जिससे आप सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक्स। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यवस्था संबंधी सूचनाएं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहक को वित्तीय सलाह देते हैं। बिल्कुल क्या है कि बैंक है ना अपने जो ग्राहक होते हैं उनके वो देखते हैं कि किस तरीके से जो कमर्शियल सूचनाएं इंफॉर्मेशन मिलती है उनको या डेटा मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग वो एक एनालिसिस करते हैं और उनको कहते हैं कि आपको इस तरीके से इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं वस्तुओं के वाहन में सहायता, यानी कि बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल बेचकर उसको बिल्टी बैंक में भेज देते हैं। खरीदार बैंक में रुपए जमा कर बिल्टी को छुड़वा लेते हैं और रेलवे स्टेशन या ट्रांसपोर्ट को माल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से कहीं पे प्याज या कोई गाड़ी या कुछ भी चीज़ आपने जो भी ट्रांसपोर्ट किया है या मतलब कि कुछ भी आपने कुछ भी चीज़ उगाया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो बैंक क्या करता है, मतलब कि व्यापारी क्या करते हैं बैंक में ना बिल्टी को भेज देते हैं। ठीक है। बिल्टी का मतलब कि एक बिल बनाते हैं उसको भेज देते हैं और उससे क्या करते हैं खरीदार बैंक में रुपए जमा करवाता है, वो रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहेगा माल तब तक वो बिल लेके नहीं आएगा। जैसे ही वो खरीदार उस बिल को पे करेगा तो वो उसको बिल को छोड़ देगा और वो आपको बिल दे देगा। उससे क्या आप रेलवे स्टेशन पे ट्रांसपोर्ट वगैरह में जाके उस बिल को जमा करवाइए और अपना माल ले लीजिए। ये भी हमारे बैंक की एक सर्विस है। अब इसके बाद में बात आती है सामाजिक कार्य बैंकों का आर्थिक विकास, कि भाई बैंक क्या क्या सामाजिक कार्य करता है और उसका आर्थिक विकास कैसे हुआ, यानी कि सोशल फंक्शन क्या है और रोल ऑफ बैंकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो पूंजी निर्माण, बैंक क्या करते हैं लोगों की छोटी छोटी जमाओं को स्वीकार करते हैं और उनको है ना इकट्ठा कर लेते हैं और उन उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर में तीव्रता होती है। समझ रहे हो बात को?
लोगों की छोटी छोटी जमाओं का स्वीकार कर लेते हैं और किसी लोगों को यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को पैसा दे देते हैं ताकि वो पूंजी निर्माण में सहायता कर सके। अब बात करते हैं बैंक निवेश में महत्वपूर्ण एजेंट है, यानी कि बैंक जो निवेश करने में महत्वपूर्ण एजेंट का कार्य करता है या नहीं करता, यानी कि बचतकर्ता और निवेशकर्ताओं के बीच एक बैंक एक कड़ी का कार्य करता है। जमाकर्ता अपनी बचत व कोष को बैंकों में जमा करवाते हैं और निवेशकर्ता बैंकों के कोषों के आधार पर रुपए ले लेते हैं, और बैंकिंग प्रणाली न होती तो बचतों की अधिकांश मात्रा निवेशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाती है। तो बैंक निवेश एजेंटों का मुख्य कार्य करता है। देखो बहुत हमारे इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या करते हैं लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंक क्या करता है, उस पैसे में से कुछ फिक्स रुपए तो निकाल के रख लेता है, बाकी को क्या लोन प्रोवाइड कर देता है, और लोन के द्वारा वो क्या करता है निवेशकर्ताओं को प्रेरित करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सके और पूंजी कैपिटल बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा इनोवेशन, यानी कि बैंक न्यू इनोवेशन को प्रोत्साहन करता है, बिल्कुल करता है। वो नई नई तरीके से लोन प्रोवाइड करता है ताकि नई नई चीज़ों को इनोवेशन किया जा सके। इसके बाद है सहायक निवेश सहायक या ब्याज दर ढांचा, यानी कि बैंकिंग ब्याज की दर को इस प्रकार निर्धारित करते हैं जिससे उद्यमियों व्यवसायों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनके उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है और उनको आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो समझ में आया होगा कि वो लोग इन्वेस्टमेंटरों को या बिजनेसमैनों को कम रेट पे ब्याज दर से लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में विकास में योगदान, बिल्कुल कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। व्यापारिक बैंक ग्रामीण बैंक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए किसानों को उन्नत किसान भूमि सुधार, आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में बैंक टाइम टाइम के ऊपर एक विकास कार्य चलाते हैं जिससे उनको नए नई तरीके से कृषि करने के लिए या भूमि सुधार के लिए यंत्र खरीदने के लिए कम ब्याज के ऊपर रुपए प्रदान करते हैं ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर सके और आर्थिक विकास में अनुकूल प्रभाव प्राप्त कर सके। इसके बाद है बाजार मांग में वृद्धि। अल्पविकसित देशों में लोगों की आय कम होती है, उनका जीवन स्तर नीचा होता है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को डिस्काउंट पर उपभोक्ता वैसे टीवी फ्रिज आदि करने के लिए साख उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल इंडिया भी एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो गरीबी से नीचे है और वो अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश करती है। तो बैंक उनको क्या करता है कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करता है जिससे वे टिकाऊ वस्तुएं खरीद सके ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। ठीक है, इसके बाद है मौद्रिक नीति को लागू करना, इम्प्लीमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो अल्पविकसित देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण से ढंग से लागू करने के लिए एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंक का योगदान महत्वपूर्ण होता है, जिसे केंद्रीय बैंक के अनुसार शाख विस्तार संकुचन करते हैं और ये प्रभावपूर्ण नीति से कार्य करते हैं। यानी कि आरबीआई है ना, जो हमारी आरबीआई की है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को कितना रुपए उधार देना है कितना नहीं देना है, किस तरीके से नीति तैयार करनी है, बैंकिंग व्यापारिक बैंकों को किस अकॉर्डिंग रुपए उधार देना है, किस पे वापस लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आ गई रोजगार व अवसर, यानी कि युवा वर्ग व्यापारिक बैंकों को उचित ब्याज की दर से पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करके स्वरोजगार की व्यवस्था करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार के कार्य, यानी कि हम लोन लेके और मतलब कि जो भी बेरोजगार युवा है वो बैंकिंग से लोन लेके बैंक से और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उत्पादन और रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके और आर्थिक विकास पे इसका अनुकूल प्रभाव पड़ सके। इसका कंक्लूजन है बैंक केवल रुपया जमा करने में उधार देने की व्यवस्था नहीं रहेगी बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का महत्वपूर्ण साधन बन गई है। इससे आगे हम बात करेंगे, तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और प्लीज़ यार जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस प्यार के कारण ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।